बिहार में सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। आज महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। महागठबंधन के घोषणा पत्र में बिहार में हर परिवार को सरकारी नौकरी दिए जाने के तेजस्वी यादव के वादे का प्रमुखता से जिक्र किया जा सकता है। दूसरी तरफ 30 अक्टूबर को एनडीए की तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी होने की संभावना है। महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और साथ ही दावा किया कि बिहार में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जनता को महागठबंधन पर भरोसा है। हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव के वार के बाद एनडीए की ओर से भी पलटवार जारी है। दरअसल रविवार को तेजस्वी ने दावा किया था कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो पंचायत प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता दोगुना किया जाएगा और इसके अलावा पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाएगी और उन्हें 50 लाख रुपए तक का बीमा का कवर मिलेगा। तेजस्वी के इन दावों पर एनडीए ने सवाल उठाए। देखिए, कांग्रेस अपना गठबंधन, महागठबंधन जो है वो घोषणा पत्र आज जारी करे या ना करे, लेकिन जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव ने मंच पे राहुल गांधी के सामने कुछ घोषणाएं चालू कर दी, राहुल गांधी को जिस तरीके से वो डिस्कम्फर्ट वो हो रहे थे, वो चीजें हम सबने देखी हैं। और रहा सवाल संकल्प पत्र जारी करने का, जहां तक कि हमें पता चला तेजस्वी संकल्प या कुछ इस टाइप का उन्होंने नाम दिया है। हाँ, संकल्प पत्र जो भी नाम दिया, लेकिन तेजस्वी तो आप देखिए व्यक्ति विशेष का संकल्प पत्र कैसे हो सकता है। हम लोकतंत्र में हैं, अपनी बातें रखने का हमको निश्चित ही हम सबको अधिकार है, लेकिन जहां लोगों की बात आती है, चुनावी संकल्प की बात आती है, तो वो तो लोगों के लिए रहता है। इससे ही आप देख सकते हैं कि जिस पार्टी विशेष की, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे लालू परिवार की बात करें, व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर ही रह गई है वो। तो महागठबंधन के घोषणा पत्र से पहले सीपीआई ने हाल ही में अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें पार्टी ने भूमिहीनों, किसानों, इसके अलावा मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए कई सारे बड़े वादे किए। सीपीआई ने अपने घोषणा पत्र में भूमिहीनों को जमीन, 65% आरक्षण, किसानों की कर्ज माफी, इसके अलावा बेरोजगारों को भत्ता देने का भी वादा किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत निजी संगठनों को सरकारी स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य था। यह आदेश कथित तौर पर आरएसएस की गतिविधियों पर सरकार की तरफ से रोक लगाने से संबंधित बताया जा रहा है। सरकार के इस आदेश के विरोध में हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर इंटरिम स्टे लगाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागा प्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार और हुबली पुलिस कमिश्नर को आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और उन्हें संवैधानिक अधिकार कहां से मिल गया ये भी कहा। 18 अक्टूबर को राज्य सरकार ने कहा था कि बिना इजाजत के 10 से अधिक लोग इकट्ठा होना अपराध है। इसके अलावा पार्क, सड़कों पर, खेल के मैदान में ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का भी अधिकार दिया गया है और सरकार में उसमें दखल नहीं दे सकती है। इस मामले में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि आरएसएस के खिलाफ ये सारे प्रियांक खड़गे के इशारे पर उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस अपनी गतिविधियां शांतिपूर्ण तरीके से करता है, वो जुलूस भी शांति से निकालता है। दरअसल कर्नाटक सरकार के विवादित आदेश से पहले प्रियंक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर यह कहा था कि राज्य में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत है, जिस पर बीजेपी ने यह कहा था कि कांग्रेस ये सब केवल राजनीतिक बदले की भावना की वजह से करना चाहती है। इसके बाद कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा था कि 2013 में राज्य की बीजेपी सरकार ने भी इसी तरह का आदेश दिया था और यह कहा था कि स्कूल का परिसर, खेल के मैदान का इस्तेमाल केवल शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए होगा।
लखनऊ में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भव्य स्वागत हुआ और इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि त्याग और बलिदान पर लिखी हुई कोई भी इतिहास की कथा न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा है। सीएम योगी ने कहा कि गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते ही वो स्थान राम राज्य की तरफ पवित्र और पुण्य भूमि बन जाता है। बहनों और भाइयों, हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। और ये हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगभग 250 वर्ष पहले गुरु महाराज जी के पावन चरण पादुकाएं जो पहले अखंड भारत हिस्से पाकिस्तान में थी, अब पटना साहिब में स्थापित की जा रही हैं। दिल्ली से शुरू हुई यात्रा पूरे देश में गुरु परंपरा के प्रति सम्मान गौरव का भाव जगाती है। गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहिबजादे ने जिस प्रकार धर्म, देश और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो भारत के इतिहास को प्रेरित करता है। लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में आयोजित समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवाणी सुनी और चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा सदस्यों को स्वागत सत्कार उनका किया। दरअसल चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहिब जी और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब से जुड़ी है, जो सिख आस्था का पवित्र प्रतीक मानी जाती है। यहियागंज का हमारा गुरुद्वारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियां इस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई हैं। इस गुरुद्वारे के बारे में कई बार मुझे यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग इन परंपराओं को आगे इसी प्रकार से क्षुण्ण बनाए रख पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं गुरु चरण यात्रा के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी यात्रा के साथ चल रहे सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गुरु परंपरा ने भारत को केवल आस्था नहीं बल्कि राष्ट्र की रक्षा, सेवा और बलिदान का आदर्श भी दिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को संजो कर रखें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करें। सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है। ये यात्रा हमें उस गौरवशाली गुरु परंपरा से जोड़ती है जिसने भारत की संस्कृति, साहस और बलिदान की भावना को एक नई दिशा दी। सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आप याद करिए, पिछले लगभग 250 वर्षों से गुरु महाराज की इस पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की इन पावन चरण पादुका को, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा है जो पाकिस्तान में था, वहां से सुरक्षित रख करके आज उसे देश की विरासत के रूप में गुरु महाराज की पावन जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित करने के लिए ये यात्रा दिल्ली से चली और लगातार अपनी यात्रा के अलग अलग पड़ावों में आपने देखा होगा किस प्रकार का उत्साह का वातावरण है। हर व्यक्ति अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए इसके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है।